अगर आप बैंक एग्जाम्स 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल राइट प्लेस में हैं। इस वीडियो में आपको सारा सब कुछ पता चल जाएगा। सब्जेक्ट वाइज आपकी स्ट्रैटेजी, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए की क्या कैसी होनी चाहिए। आप एक बिगनर हो चाहे आप रिपीटर हो, इस साल आप वापस से दे रहे हो, आपको डिटेल में पता चल जाएगा आपको कौन से सब्जेक्ट्स में किन किन टॉपिक्स में ध्यान देना है, कौन से स्कोरिंग टॉपिक्स होते हैं, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और अच्छा, वाई मी, सबसे पहली बात, मेरी जितनी भी न्यू ऑडियंस है, मेरा नाम है प्रेरणा जैन और इस इंडस्ट्री में मतलब बैंकिंग इंडस्ट्री में मुझे 3+ ईयर्स हो गए हैं। 3-3.5 साल से मैं इस इंडस्ट्री में हूं। मैंने सारे प्रीलिम्स, सारे मेंस क्लियर किए हैं n नंबर ऑफ टाइम्स। अभी भी मैंने इस साल भी कई एग्जाम्स दिए थे ताकि मैं जाके पेपर को रिव्यू कर सकूं, देख सकूं कैसा पेपर आ रहा है और मैं अपनी ऑडियंस को सही कंटेंट डिलीवर कर सकूं। ओके, नाउ फर्दर वीडियोस, आगे के वीडियोस में मैंने आज तक जो भी जितने भी नोट्स बनाए हैं क्वांट के, रीजनिंग के, मेरे हिसाब से जो भी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें जिनसे मैंने सिलेक्शन दिया है वो सब आपको मैं यहाँ शेयर करने वाली हूँ। इसलिए मैंने ये बोर्ड भी लगाया है। ऑल्दो आज क्वालिटी थोड़ी लो होगी क्योंकि थोड़ा लाइटिंग वाइटिंग मैंने बहुत मुश्किल से एडजस्ट किया है। आगे के वीडियोस में आपको क्वालिटी काफी अच्छी देखने को मिलेगी, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मार्केट में आपको n नंबर ऑफ चीजें मिल रही हैं जो कि बहुत इररिलेवेंट है। इतना आपको करना ही नहीं होता क्योंकि मैं खुद जब YouTube से ही हम स्टार्ट करते प्रिपरेशन करना, मैंने खुद YouTube से स्टार्ट किया था और जब मैं देख रही हूँ मैं ये करती चली गई, बाद में जाके मुझे पता चला कि इतनी ज्यादा केओस की जरूरत नहीं थी, इतनी ज्यादा इररिलेवेंट चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं थी। बहुत से कम मिनिमम चीजों के साथ भी अच्छे से पढ़ के सिलेक्शन दिया जा सकता था और वही चीज मैं आपको बताने यहाँ पे आई हूँ क्योंकि आप देखोगे आपको बहुत चैनल्स मिलेंगे, बहुत सी चीजें मिलेंगी, लेकिन रेलिवेंट कंटेंट आपको क्या होना चाहिए वो मैं कोशिश करूंगी कि मेरे वीडियोस के थ्रू आपको पता चल जाए कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या आप स्किप कर सकते हो, क्या आपको एक्चुअल में पढ़ना चाहिए। तो उसके लिए आप मेरे वीडियोस के टच में रह सकते हो, आप मेरे चैनल के टच में रह सकते हो। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल में आपकी स्ट्रैटेजी होनी क्या चाहिए। इससे पहले अभी हम जनवरी में हैं। आप अगर आरआरबी क्लर्क आपने दिया है पिछले अभी 2025 वाले का, तो अभी आपका शायद मेंस होगा 1 तारीख को। अभी कई सारे रिजल्ट्स आने को पेंडिंग है, लेकिन अभी हम इस वीडियो में उन एस्पिरेंट्स को लेकर चल रहे हैं जो फ्रेश आए हैं, अभी फ्रेश स्टार्ट करें या फिर जो इस साल देने वाले हैं 2026 में, रिपीटर हो, फ्रेश हो, कोई भी हो। तो अभी आप जनवरी में हैं, आपको कोशिश करनी है कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है, मैक्सिमम अगर मैं बोलूं तो आपके अप्रैल टू मई, अप्रैल से मई तक की आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। ये आपको टारगेट लेना है कि आप यहाँ पे सिलेबस खत्म करोगे क्योंकि इसके बाद जो है आपको मॉक्स लगाना स्टार्ट करना है। मॉक्स बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में। बिना मॉक्स के आप भूल जाओगे आपका सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको पता ही नहीं है कि एग्जाम को जाकर डील कैसे करना है। आप कितना पढ़ लो, मतलब बहुत 10 में से वो मतलब 0.1% उतना चांस होता होगा कि बिना मॉक्स के आप एग्जाम क्लियर कर लो। तो आपको बिल्कुल इसको लाइटली नहीं लेना है। आपका सिलेबस जब 50-60% खत्म हो जाए तब से ही आपको मॉक लगाना स्टार्ट कर देना है। जब आपको ऊपर से पता हो कि किसमें क्या सब्जेक्ट में क्या क्या आ रहा है, आपने एक ओवरव्यू ले लिया है सारे सब्जेक्ट्स का, आपको पता चल गया कि किसमें क्या कैसी चीजें है, आपने थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझ लिया, आपको मॉक देना स्टार्ट कर देना है। मैं आपके साथ पूरी जर्नी में रहने वाली हूं तो मैं आपको आगे भी बताती रहूंगी कि अब आपको कब क्या कैसे करना है, लेकिन अभी आप इतना मान के चलो कि आपको अप्रैल में तक अपना पूरा सिलेबस खत्म कर लेना है। आप निपटा डालो इसको और फिर हम आ जाएंगे मॉक्स में। प्रैक्टिस करेंगे जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप लोगे उतना ही आपके सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे। आपके जो एक्सपेक्टेड है, मतलब जैसे कि आपका जुलाई अगस्त से आपके नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। जुलाई अगस्त से आपका नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। आपके जो सेकेंड हाफ रहता है साल का, जितना भी सेकेंड हाफ आपका रहेगा, आप ले लो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये पूरा आपका एग्जाम चलेगा। बैंक के टोटल 6 एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। जो मेजर अगर मैं बोलूं तो आरआरबी के 2 होते हैं, जो ग्रामीण बैंक के होते हैं, आईबीपीएस के 2 होते हैं, मतलब कि जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक्स है वो, तो उसके क्लर्क पीओ हो गए, और एक एसबीआई का होता है क्लर्क पीओ। इतने 6 मेजर एग्जाम्स होते हैं। इतना आपको पता होगा, मतलब आप इतनी रिसर्च करके आए होगे, आई एम अज्यूमिंग, अगर आप देखने आए हो कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। वो एग्जाम्स है वो सेकेंड हाफ में चल रहे होंगे। उसके बाद अगले साल 2027 में आपके जैन, फेब, मार्च, यहाँ पे आपको फाइनल रिजल्ट देखने को मिल रहा होगा। आपको आपकी सीट अलॉट मिल जाएगी, आपको बैंक से अलॉट हो जाएंगे। तो आपको उस प्रोसेस तक अपना मतलब कंसिस्टेंसी बना के रखना है, डिसिप्लिन बना के रखना है। बिना कंसिस्टेंसी, बिना डिसिप्लिन के नहीं होगा क्लियर। लिखवा के ले लो, कंसिस्टेंसी इज अ वेरी बिग थिंग। कंसिस्टेंसी होना ही पड़ेगा। आपको कंसिस्टेंट होना है अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। इसको देख लो, आपको डेली के 7 आवर्स मिनिमम में आपको टारगेट करना है। मिनिमम ले लो या मैक्सिमम ले लो, कम से कम 6 आप पढ़ो और 7 तो आप मैक्सिमम लेकर चलो। 8-9 आप विद टाइम जितना धीरे धीरे करके खुद को पुश कर सकते हो उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन आप ये सारी चीजों को समझ के चलो, ये वो चीजें हैं जिनके बिना आपका सिलेक्शन इज लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो अभी आप न्यू हो, आपको पता नहीं है कहां से कैसे स्टार्ट करना है, आप कोई भी एक अच्छे एजुकेटर का पेड कोर्स ले सकते हो, ठीक है। एक अच्छे एजुकेटर का पेड कोर्स ले लो, मतलब बैच आपको पूरा
पूरा मिल जाएगा जिसमें सारे सब्जेक्ट्स आपके कवर हो जाएंगे। सेकेंडली, मैं आपको विद टाइम, मतलब मेरे पास जो भी जितना भी मुझे आता है, जो भी मैंने सीखा है क्वांट का, रीजनिंग का, सारी चीजें मैं आपको कवर कराती चलूंगी, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। एंड थर्ड, आपके पास एक प्रैक्टिस सोर्स होना चाहिए ऑनलाइन, ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। उसके लिए आप स्मार्ट कीड़ा के क्विजेस का यूज करो। देखो, स्मार्ट कीड़ा के पास सब कुछ है। आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करने के लिए टॉपिक वाइज चीजें मिलेंगी, आपको ओवरऑल प्रैक्टिस करने के लिए मॉक्स मिलेगा, करंट अफेयर्स के लिए मॉक ड्रिल मिलेगा। ये ओवरऑल मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव ब्रांड आपको ये मिल जाएगा। तो आप इनके मॉक्स, इनकी चीजें परचेज करके रखो। आपको मतलब कि ना हार्डली, आई एम टेलिंग यू, 700-800 से ज्यादा का नहीं आएगा अगर आप ईयरली लोगे तो आप ये चीज लेके रखो। और जो जो टॉपिक आपका कवर होता जाएगा, जैसे कि आपने अभी क्वांट का एक टॉपिक कंप्लीट किया, आपने परसेंटेज कंप्लीट की, आप जाके टॉपिक टेस्ट से क्विजेस लगा लो। आपका यहाँ पे टॉपिक पढ़ लिया, आपने क्वेश्चंस लगा लिया, आपका सारा चीज एक साथ ब्रश अप होके वो चीजें मजबूत होती जाएंगी। और एंड में जाके जब आप मॉक्स लगाओगे, देखना आपको काफी उसमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। काफी सारा चीज आपको ऑलरेडी आता हुआ होगा जब आप आगे बढ़। ओके, सो गाइज, मेरे सामने आपका पूरा सिलेबस लिखा है। मोटा मोटा आपके जो बैंक एग्जाम्स में आता है वो यही सब आता है। पहली बात तो ये 4 सब्जेक्ट्स होते हैं और यही टॉपिक्स होते हैं जो ओवरऑल आपके आते हैं। इनमें से मैं आपको बताती हूँ कि आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। आप अपनी जो प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, आपको इन टॉपिक्स का ही ध्यान रख के सबसे पहले स्टार्ट करना है। देखो, सबसे पहले अभी आप बिगनर हो, आपको जीए की तरफ नहीं जाना है। जीए की तरफ हम 1 से 2 महीने के बाद हम स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ा करके डेली उसको अपने स्केड्यूल में हम इंक्लूड करते जाएंगे। पहले आप इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट, इनसे स्टार्ट करो। इन 3 सब्जेक्ट से आपको स्टार्ट करना है। अभी आप स्टार्ट कर रहे हो, बिगनर हो। क्वांट में मैं सबसे पहली बात बताऊं तो आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है परसेंटेज और रेशियो। इन 2 टॉपिक से आपका पूरा क्वांट आपको समझ में आएगा। ठीक है, अगर आपका यही कमजोर रह गया है तो आगे आपको सारे टॉपिक समझने में, अंडरस्टैंड करने में दिक्कत आ सकती है। यहाँ पे आपको अपना कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से बिल्ड करना है। ठीक है, ये आपको अच्छे से बिल्ड करते चलना है। इसमें आता है एक सिंप्लीफिकेशन। पीओ में आपका अप्रोक्सीमेशन का पोर्शन भी आता है, एक अप्रोक्सीमेशन का पार्ट आता है। दैट इज वेरी इजी। ठीक है, उसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, वो सिंप्लीफिकेशन जैसा ही है। प्रॉफिट एंड लॉस आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत मतलब बैंक एग्जाम्स में मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको प्रॉफिट एंड लॉस से मिलेंगे। मिक्सचर एलिगेशन, इसके भी आपको 1-2 क्वेश्चन मिलते हैं। मैं आपको ओवरऑल बता रही हूँ, प्रीलिम्स, मेंस, हर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये टारगेट करना है कि आप प्री से लेकर आप मेंस रेडी हो। ठीक है, एस्पिरेंट्स की बहुत बड़ी गलती यही होती है कि वो अपना प्रीलिम्स के ऊपर फोकस करते हैं, प्रीलिम्स को तो इतना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं कि वो निकल जाए, लेकिन मेंस में अटक जाते हैं, मेंस नहीं निकल पाता। और क्लरिकल में आपका सिर्फ प्री है, मेंस है, मेंस निकाल लेते हो आपका, तो आपकी कम से कम 45K की सैलरी आपकी मंथली बंद जाएगी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखो। आपको प्री और मेंस, क्लरिकल में सिर्फ मेंस आता है, मतलब इंटरव्यू नहीं आता। पीओ में आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको प्री टू मेंस अच्छे से अपना फाउंडेशन बिल्ड करके चलना है, ताकि आपका पूरा एग्जाम 1 गो में क्लियर हो जाए। तो आपका जो है मिक्सचर एलिगेशन के बाद SI-CI ये टॉपिक होता है। इसमें जो CI का पोर्शन होता है, ये एस्पिरेंट्स को जनरली डिफिकल्ट लगता है। ये थोड़ा सा आप डिफिकल्ट साइड पे बोल सकते हो, लेकिन आपका SI यहाँ से बेस स्टार्ट होगा। अगर आपने SI ढंग से सीखा है, आपका फाउंडेशन मजबूत होता जाएगा, आपका CI भी कंप्लीट हो जाएगा। टाइम एंड वर्क, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको बिल्कुल भी, मतलब जो चीजें मैं बोल रही हूँ ये तो आपको छोड़ना नहीं है। मैंने लिखी ही वही सारी चीजें हैं जो एक्चुअल में आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर आप गूगल करोगे तो आपको अच्छा खासा लंबा सिलेबस मिल जाएगा। तो जो टाइम एंड वर्क है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बिल्कुल नहीं छोड़ना। इसकी फाउंडेशन आपको अच्छे से बनानी है। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस। ठीक है, फिर ये मेंसुरेशन, लाइक ये आप बोल सकते हो कि 50-50 है, मतलब ये कभी हो सकता है इससे पूछे मेंस में, कभी नहीं भी पूछता है, कभी कभी हो सकता है इससे पूरी एक DI ही दे दे आपको। तो इस तरह की चीजें होती है, तो आपको छोड़ के कुछ नहीं चलना। अभी जब आप न्यू स्टार्ट कर रहे हो, नई चीजें बिल्ड कर रहे हो, तो आपको कोशिश करनी है कि आप हर चीज लेकर चलो। आपको पहले से अपनी साइड से सोच के नहीं चलना है कि आप ये छोड़ दूंगा, वो छोड़ दूंगा। अभी आप ओपन टू ऑल टाइप का, आप अपना ब्रेन को ऐसा लेकर चलो कि आप हर चीज करोगे, अच्छे से कवर करोगे और जाके एक सिलेक्शन लोगे इस साल। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेंसुरेशन। DI वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है, कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं है। दिस इज वेरी इजी थिंग। ठीक है, ये आपका प्री में भी आता है, मेंस में भी आता है। मेंस में आपको अच्छे खासे अप लेवल का देखने को मिलेगा, क्लरिकल में अप लेवल का मिलेगा, पीओ में उससे भी अप लेवल का मिलेगा। तो यहाँ पे DI में आपको आपका फाउंडेशन बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम करेंगे। ठीक है, मैं भी आपको क्लासेस कराऊंगी, प्रैक्टिस कराऊंगी, हम DI करेंगे अच्छे से। एंड जो प्रोबेबिलिटी है, ये आपका एक टॉपिक है, यहाँ पे भी एस्पिरेंट्स को काफी दिक्कत होती है। इसके साथ ना आप एक ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला भी ले लो, वो इसी का ही पार्ट है। जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके टॉपिक होता है, ये प्रोबेबिलिटी का पार्ट आपको देखने को मिलेगा। ये देखा जाए तो उतना डिफिकल्ट भी नहीं है, उतना ईजी भी नहीं है। जिससे होता है वो बन जाता है, जिससे नहीं होता है वो स्किप कर देता है, लेकिन स्टिल आई वुड से कि इसको भी आपको स्टार्टिंग से लेके चलना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ऐसा नहीं कि आप छोड़ दोगे तो आपसे मतलब आपका पेपर रुक जाएगा, ऐसा तो नहीं है। लेकिन कभी कभी इससे बहुत ईजी क्वेश्चंस आते हैं, उससे नंबर निकालना बहुत आसान होता है। रीजनिंग के ऊपर,
ठीक है। रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, ये है सिटिंग अरेंजमेंट पजल। मतलब ये जो पजल है भर भर के आती है, आपके प्रीलिम्स में आती है, आपके मेंस में आती है। बिना पजल के आपका काम नहीं बनेगा, ठीक है। आपको ये चीज सीखनी है और ये सीखना अपने आप में एक आर्ट है। मैं पीओ की लेवल का भी पजल 2 से 3 मिनट में पूरा डिकोड करके बना लेती हूँ, क्वेश्चन स्टिक लगा के। मतलब 3.5 मिनट में लगभग ये पूरा पजल बन के रेडी हो जाता है, और वो मैं आपको जल्द ही सिखाने वाली हूँ। मैं नेक्स्ट क्लास आपकी पजल पे ही डिसाइड कर रही हूँ, मतलब कि ये बनाने के लिए मैंने इसका कंटेंट ढूंढ के निकाला है। तो अब हम ये करेंगे ये वाली क्लास, लेकिन आपको बता दूं, इसको आपको आपकी फाउंडेशन बिल्ड करनी है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, इसको अच्छे से करना है, ठीक है। इसके बाद आपकी एक सीरीज की क्वेश्चन आती है अल्फा न्यूमेरिक की, ठीक है। सीरीज का होता है मतलब कि आपको A B C D जो होती है उसमें 1 2 3 4 इस तरह से आपको वैल्यू वही है। आप ये मतलब ये इजी चीज है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। डायरेक्शन का क्वेश्चन आता है, सिलोजिज्म, ये भी सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन सीख जाओगे उसके बाद आपके 4-5 क्वेश्चन इजीली निकलते हैं। मतलब इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ये आराम से निकलता है, ठीक है। तो ये एक सिलोजिज्म हो गया। और ब्लड रिलेशन, ये इंपॉर्टेंट भी है, इसको आपको करना भी है, और एट द सेम टाइम ये एग्जाम में ऐसा ट्रिकी देगा कि आपसे बनेगा ही नहीं। तो मैं हमेशा से ये सजेस्ट करती आई हूँ, आजकल सारे टीचर्स भी यही सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको ब्लड रिलेशन को कभी भी स्टार्टिंग में नहीं उठाना है, चाहे आपका प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, आपको स्टार्टिंग में नहीं उठाना है। लेकिन ब्लड रिलेशन है इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप इसको छोड़ नहीं सकते, आपको इसको पढ़ के जाना है, क्योंकि कभी कभी से इजी क्वेश्चन भी आते हैं। बट अगेन ये कोई इतना डुएबल वाला टॉपिक नहीं है, आजकल इससे बहुत ट्रिकी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हो सकता है ये आपको एग्जाम में फंसाने वाला मिले और आपसे ना बने, तो लेकिन आपको ये सीखना तो है, ठीक है। इनपुट आउटपुट ये आपका मेंस में मिलता है, ये प्री का नहीं है, ये मेंस का टॉपिक है। कोडिंग डिकोडिंग भी आपको मेंस में मिलता है। जो प्रीलिम्स में मिलती है वो होती है चाइनीज कोडिंग, ठीक है। एक चाइनीज कोडिंग करके आती है, ये बहुत इजी, मतलब 5 क्वेश्चंस फ्री के ये वाले रहते हैं, ये बहुत इजी होती है। और ये लॉजिकल रीजनिंग भी होती है। इसमें क्या होता है, आपको स्टेटमेंट दिया होता है, आपको अजम्पशन वगैरह निकालना होता है, उसका कोर्स ऑफ एक्शन निकालना होता है। ये सब आप कहीं स्कूल वगैरह में कभी देखे होंगे। मतलब एक लॉजिकल रीजनिंग, आपको दिमाग लगा के इसको यूज करना है अपने दिमाग को और बताना है कि क्या आंसर आएगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। और ये भी मेंस का पार्ट है। तो ये 3 तो आपके मेंस के पार्ट हो गए, बाकी पूरा आपका प्रीलिम्स का मेंस का दोनों का पार्ट है। आपको बाकी सबको तो लेके चलना है। और अभी अगर आप कोई भी बैच परचेज किया, आपको स्टार्टिंग से एंड तक सब कुछ ही लेकर चलना है, कुछ भी छोड़ने का नहीं सोच सकते। आपका सेक्शन है वो इंग्लिश का सेक्शन है। इंग्लिश में बता दूं सबसे इंपॉर्टेंट आपका आरसी है। देखो इंग्लिश तो ओवरऑल इट्स ऑल अबाउट रीडिंग। बैंक एग्जाम्स की जो इंग्लिश आती है वो सिर्फ और सिर्फ रीडिंग बेस्ड आती है। इसमें रीडिंग के अलावा कुछ नहीं है। आपको जितनी ज्यादा रीडिंग करोगे उतना अच्छा है। यहाँ पे ग्रामर का उतना रोल नहीं है। हाँ, रीडिंग है एंड वोकैबुलरी, ठीक है। रीडिंग और वोकैब ये 2 इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके इंग्लिश के। इसके अलावा जो भी है आपका ग्रामर आप कर सकते हो, आपको सीखना भी चाहिए। आपके 4-5 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन बिना ग्रामर के भी लोगों के एग्जाम्स निकलते हैं। जो हिंदी मीडियम के हैं स्पेशली, वो ग्रामर अगर आप स्किप कर दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि आप अपना रीडिंग कर लो, वोकैब कर लो। यहाँ से आपकी इंग्लिश में आउट ऑफ 30 आराम से 20+ मार्क्स आपके स्कोर हो जाएंगे। तो आप ये मैं प्रीलिम्स का बता रही हूँ, तो ये आपको टारगेट रखना है। अच्छा, डेली आपको आरसी की प्रैक्टिस, पैराजम्बल हो गया, एरर, ये ग्रामर का पोर्शन है। अगेन मैंने बोला ग्रामर, अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो अभी आपको ग्रामर को टारगेट नहीं करना है, आपको वोकैबुलरी और रीडिंग को टारगेट करना है। इसको टारगेट लेकर चलो। और एक ये पैराग्राफ, पैसेज कंप्लीशन, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सब कुछ रीडिंग बेस्ड है। आपने कोई भी एजुकेटर का बैच लिया, कुछ भी लिया है, वहां से आपका डेफिनेटली कवर हो जाएगा। देखकर चलना। आप क्वांट रीजनिंग कुछ भी मिस कर दो, हो सकता है कि आज आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिले, आपने 2-3 घंटा पढ़ा, 2-3 घंटे में भी आपको 1 घंटा इंग्लिश को देना है। इंग्लिश जिस दिन छोड़ोगे उस दिन आपकी फ्लो वहां से टूटना स्टार्ट हो जाएगी, आपका फ्लो बिगड़ेगा, आगे आपको बहुत डिफिकल्टी आएगी। का पोर्शन है जीए की, मैं बात कर रही हूँ। जीए अभी आप अगर स्टार्टिंग से ना करना चाहो, 2 से 3 महीना लेकर आप अपना फाउंडेशन वहां बिल्ड कर लो, उसके बाद आप अपना जीए स्टार्ट कर लेना। जीए का मैं बताऊं तो इसमें करंट अफेयर्स का पोर्शन आता है, जो आप डेली जो हो रहा है वो वाली चीज होगी, ठीक है। ये आपको लास्ट 6 मंथ का कवर करके चलना होता है। आपका जो भी एग्जाम है उसके पिछले 6 महीने के आपको करंट अफेयर्स इतने आपको पता होने चाहिए। इसके बाद एक स्टैटिक का पोर्शन होता है, जैसे कि नेशनल पार्क्स हो गए, पूरे इंडिया में कहाँ पे कौन से नेशनल पार्क्स है, ठीक है। आपके बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, रामसर साइट हो गई, ये सारे आपके मतलब स्टैटिक के पार्ट है। इसमें से कुछ चीजें अपग्रेड होती रहती है, बदलती भी रहती है, और बाकी सब आपका स्टैटिक है, वो वैसा ही रहता है। तो ये चीज आपको 1 टाइम पढ़नी होती है, उसके बाद आपको नहीं पढ़नी है। और वैसे ही देखो, एक तो करंट अफेयर्स में जो भी आ रहा है, चाहे वो करंट में बैंकिंग की न्यूज हो, इकोनॉमी की न्यूज हो, नेशनल न्यूज हो, इंटरनेशनल न्यूज हो, आज के टाइम पे आपको हर चीज करनी है, क्योंकि इस साल 2025 में जो भी जीए का पैटर्न आया है हर साल से अलग आया है। आपकी एकदम ज्यादा 1 लाइनर वाले क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन हर तरफ से घुमा के पूछा गया है। आपको हर तरफ से ओवरऑल नॉलेज होना जरूरी है।
तो जीए का ऐसा है कि आप करंट अफेयर्स पिछले 6 महीने के करोगे, स्टैटिक आप वन टाइम पढ़ना है बस आपको कि कौन से बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है। जैसे इस बार सेंट्रल बैंक का हेडक्वार्टर पूछा था जो कि मुंबई में, तो इस तरह से स्टैटिक आपको वन टाइम कवर करना है। और ये बैंकिंग अवेयरनेस आपको कवर करना है, जैसे कि जो बैंक के रिलेटेड जो भी टर्म्स है, आप बैंक का एग्जाम दे रहे हो, आपको स्टैटिक बैंकिंग आनी चाहिए। बैंक से रिलेटेड आपके जो भी टर्म्स हो गए, जैसे कि रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ये सारे स्टैटिक बैंकिंग के आपके टर्म्स हो गए जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसका जो है स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस से भी क्वेश्चन आ जाता है। अगर आप पीओ का एग्जाम दे रहे हो तो पीओ के इंटरव्यू में तो 100% आपको स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस पूछा जाएगा, मतलब वो लोग पूछेंगे क्रेडिट कार्ड क्या है, डेबिट कार्ड क्या है, तो ये सारा स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस का पार्ट है। करंट अफेयर्स में ये 3 पार्ट है, आपको तीनों चीजों को अच्छे से कवर करके चलना है। बाकी ये आपके सब्जेक्ट वाइज आपकी स्ट्रैटेजी हो गई, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें, इनमें से आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते जो भी मैंने लिखा है। बाकी आपकी सिंपल से स्ट्रैटेजी है, अभी आपको स्टार्ट कर रहे हो अपना सिलेबस कवर करना स्टार्ट करो, 50-60% आपका सिलेबस ओवर होगा, आप मॉक लिस्ट शिफ्ट हो जाना। अभी आपका जो जो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उन टॉपिक्स का टॉपिक टेस्ट स्मार्ट किरा से लगाते जाना, इतना आपको स्ट्रैटेजी रखना है। इसके बाद हाँ, मैं जो क्लासेस लूंगी आप मेरी क्लासेस बिल्कुल विजिट कर सकते हो। मैं क्वांट रीजनिंग इनकी क्लासेस लेने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास इनका पूरा देखो, इंग्लिश इज ऑल अबाउट रीडिंग और जीए तो आपका जो चलता जा रहा है वो उस पे आप रेगुलर पे चलते जाओगे। स्टिल मेरे पास जो भी जीए के नोट्स मैंने बनाए स्टैटिक वाले वो मैं आपको शेयर कर दूंगी मेरे टेलीग्राम में, तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना। बाकी क्वांट रीजनिंग की बात है तो क्वांट रीजनिंग टॉपिक वाइज मैं आपको सब कुछ शेयर कर दूंगी, जो भी मैंने पढ़ा है, जैसे मैंने सिलेक्शन दिया है आप भी ले सकते हो। एंड आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। एंड तक आया चैनल सब्सक्राइब करना बनता है। एंड और कोई डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट करके जाना, आई वुड लव टू रीड योर डाउट्स एंड आई वुड लव टू रिस्पॉन्ड यू गाइज, या फिर मैं आगे आपके लिए वीडियो भी बनाना चाहूंगी। बिल्कुल अगर आपका जेन्युइन डाउट है, बड़ा डाउट है, आई विल मेक वीडियोस फॉर यू। सो इसके अलावा विल मीट यू द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।